So we'll start with new chapter from today, that is motion in a plane. तो आज से motion in a plane ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. मोशन इन अ प्लेन. उससे पहले मोशन क्या होता है वो देखेंगे. मोशन के कौन से टाइप्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नाम तो मोशन इन अ प्लेन है, लेकिन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मोशन इन अ प्लेन भी हो सकता है, मोशन इन 3D स्पेस भी हो सकता है. तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोशन. तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज मोशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो यू कैन से दैट आई एम इन मोशन, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज करते रहता हूँ. आप ऑब्जेक्ट हो लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यू आर एट रेस्ट, मतलब यू आर इन अ स्टेट ऑफ नो मोशन. तो मोशन मतलब क्या. मोशन मतलब डिफाइन कैसे करोगे. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. द चेंज इन द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम is known as motion. is known as motion. अब मोशन के तीन टाइप्स होते हैं. नंबर वन इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन. तो इसके दो तीन नाम है. इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, इसको आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो, इसको आप मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हो. तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है. So when the position of an object changes with time and if the object moves along a straight line, it is said to be in rectilinear motion. तो पोजीशन तो चेंज हो ही रहा है, क्योंकि देखो मोशन का नेसेसरी कंडीशन है. क्या कंडीशन है. पोजीशन शुड चेंज. तो रेक्टिलिनियर मोशन हो, 2D मोशन हो, 3D मोशन हो, मोशन बोला मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ अगर पोजीशन चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन. तो इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट if the position of the object changes with time and it moves in a straight line, then the motion is said to be rectilinear. Motion is said to be rectilinear. Okay. तो जब मोशन रेक्टिलिनियर हो तो उसके पोजीशन वेक्टर या उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होता है, ओनली वन कंपोनेंट. ऐसा क्यों. क्योंकि अगर पार्टिकल फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है तो उसमें आपको दिखेगा एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर में. अगर अलोंग वाई मूव हो रहा है तो क्या दिखेगा वाई जे कैप. अलोंग जेड जा रहा है तो जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो इन दिस केस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर has only one component. एक ही कंपोनेंट होगा. तो आर बार पोजीशन वेक्टर को हम करेंगे आर बार से, उसमें होगा या तो एक्स आई कैप या फिर होगा आर बार इक्वल टू वाई जे कैप या फिर होगा आर बार इक्वल टू जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मोशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि पोजीशन वेक्टर में कौन सा कंपोनेंट है. एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है या फिर जेड कंपोनेंट है. इसको बोलोगे आप 1D मोशन रेक्टिलिनियर. वैसा ही फिर हम 2D मोशन भी डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन. तो हमारे चैप्टर का मेजर फोकस है मोशन इन अ प्लेन. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब तक आपको 1D मोशन और उसके बेसिक पैरामीटर्स नहीं पता, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब तक आपको
ये बेसिक चीजें नहीं पता तो आप मोशन इन अ प्लेन का स्टडी कर नहीं सकते हो। इसके लिए हम लोग पहले मोशन डिफाइन किए, फिर मोशन के तीन टाइप देखेंगे, फिर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक बेसिक पैरामीटर देखेंगे। तो उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, या फिर तो इसको बोलते हो मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन। तो सेम टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तुमने यहाँ पे क्या बोला, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एंड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां क्या बोलोगे, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एंड इट मूव्स इन अ प्लेन या फिर 2D सरफेस, देन द मोशन इज सेट टू बी 2D, टू डायमेंशनल या फिर मोशन इन अ प्लेन। तो डेफिनेशन में तो ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, सिर्फ सिर्फ चेंज हो रहा है। तो तुम यहाँ पे मोशन इन 2D में आप बोलोगे इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with time, if the position of the object changes with time and it moves it moves in किसमें मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है क्या, किसमें मूव हो रहा है, प्लेन में मूव हो रहा है। प्लेन मतलब क्या होता है, 2D सरफेस होता है। then the motion is said to be, which motion, it is said to be 2D motion। वेरी सिंपल। और ध्यान दो क्योंकि तुम सब रियल लाइफ में ऑलरेडी यूज करते हो। एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड खेलते हो, कभी खेला है लाइफ में। हाँ, तो कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को तुमने मार दिया, तो स्ट्राइकर के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स एंड वाई। तो मोशन 2D है कि 3D है कि 1D है, 2D है, राइट। बिलियर्ड्स, पता है ना, पूल, बिलियर्ड, ये सारे मोशन जो होते हैं ना, दीज आर ऑल 2D मोशंस। तो अभी हमको सिर्फ इसको डिटेल में समझना है कि 2D मोशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसे मोशन अगर 1D था, तो 1D मोशन में पोजीशन वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स थे, एक। तो 2D मोशन में कितने होंगे, दो। वेरी गुड। जैसे 1D मोशन में एक कंपोनेंट या x होगा या y होगा या फिर z होगा, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। वैसे 2D मोशन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या फिर एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, या फिर वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। तो in this case position vector has two components, r bar equal to या तो एक्स आई कैप होगा प्लस वाई जे कैप, या फिर आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, या फिर आर बार इक्वल टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन प्लेन ऑफ मोशन, गुड। तो अब हम देखेंगे मोशन इन 3D, मोशन इन 3D स्पेस, मोशन इन 3 डायमेंशंस, मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो कैसे डिफाइन करोगे, जैसे if the position of an object changes with time and if it moves in 3D space, then the motion is said to be 3D motion। तो लगभग सेम है, सिर्फ 1D 2D और 3D है, उतना ही चेंज है। तो if the position of an object changes with time and it moves in a 3D space, then the motion is said to be 3D motion। तो जैसे 1D मोशन में पोजीशन वेक्टर का एक कंपोनेंट था, 2D मोशन में पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स थे, तो 3D मोशन में कितने होंगे, तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो इन दिस केस पोजीशन वेक्टर हैज थ्री कंपोनेंट्स।
has three components. Therefore, r bar equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. बस तीनों ही कंपोनेंट्स है, तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसमें पिछले केस में था एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों है यहाँ पे। क्लियर? पक्का? तो जैसे मैंने हमको बताया कि हमारा मेजर फोकस होगा मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम ही वही है, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन मोशन इन अ प्लेन समझने से पहले तुमको रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो हम पहले रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन से। हमको सबसे पहले डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने से पहले आपको देखो, कोई भी मोशन हो ना, मोशन को स्टडी करने के लिए तुमको तीन पैरामीटर लगते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन। और इन तीनों में कनेक्शन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो मोशन में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो जब पोजीशन चेंज होता है तो क्वेश्चन में आता है कि अच्छा, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम? स्पीड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम? वेलोसिटी। तो जब पोजीशन चेंज होता है तो क्वेश्चन आने लगते हैं फिर हमको। अच्छा, मोशन में है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब तो स्पीड और टाइम की बात कर रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है। पहले एक सेकंड में 2 मीटर, अगले 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 एक सेकंड में 2 मीटर, मतलब स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अभी इमेजिन को बढ़ाओ, सिर्फ यूनिट्स के साथ मत रहो। अब यूनिट्स पूछ लिए तो पता होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से उसका मतलब समझो। अब अगर पार्टिकल हर सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर आगे जा रहा है, तो स्पीड कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। और अगर मैंने बोला कि डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो व्हाट इज वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन जब पार्टिकल मोशन में है तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का स्पीड भी चेंज हो रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकंड था, सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि इनिशियली पार्टिकल एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा था, उसके बाद कितना कर रहा है? 5 मीटर, फिर कितना कर रहा है? 10 मीटर। मतलब स्पीड क्या हो रहा है? चेंज। मतलब वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये सारे के सारे टर्म्स हम डिफाइन करेंगे पहले। तो डिफाइन करने से पहले एक काम करते हैं, सिर्फ समझने के लिए, हमारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले मोशन को इमेजिन करना पड़ेगा। तो लेट अस से ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये मान लो ये ओरिजिन है, और एक पार्टिकल था जो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यू हैव अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग मोशन। तो लेट अस से टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का पोजीशन था x1। टाइम इंस्टेंट t2 पे पार्टिकल आ गया x2 पे, बराबर? तो लेट कंसिडर अ पार्टिकल, consider a particle moving along a straight line, moving along a straight line. Let let its position be x1 at time t1 and x2 at time t2. तो t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x1 पे था, t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहां पे आ गया? x2 पे। आप में से कितने लोगों को याद है पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर देखा था। वेक्टर्स में हमने पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन किया था। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ना टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, उसके बाद अपोजिट वेक्टर्स,
पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऐसा याद होना चाहिए क्योंकि टेस्ट भी हमारा हुआ है, याद होना चाहिए व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ये कुछ एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे, इसका पोजीशन बताओ। तो आप क्या करते हो, आप पोजीशन बताने के लिए पहले देखते हो कि एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, फिर देखते हो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, फिर आप बोलते हो इसका पोजीशन क्या है, एक्स कॉमा वाई। लेकिन मुझे अगर किसी भी पॉइंट का, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताना हो तो मैं और एक मेथड यूज कर सकता था। मैं डायरेक्टली ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता था। तो हमने डिफाइन कैसे किया था, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to with respect to a Cartesian coordinate system, with respect to origin of a Cartesian coordinate system is called as position vector। फिर हमने दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया था, हमने बोला था अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब उसका टेल कहाँ है, ओरिजिन पे, हेड कहाँ है, उस पॉइंट पे है। तो पोजीशन वेक्टर का नेसेसरी कंडीशन क्या है, टेल का होना चाहिए ओरिजिन पे, हेड का होना चाहिए हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या पार्टिकल पे। तो अभी मैंने आपको बोला कि मुझे अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चाहिए t1 टाइम इंस्टेंट पे, t1 पे, तो वो यहां से स्टार्ट होगा यहां तक जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और पोजीशन तक गया, इसको मैं बोल दूंगा x1 बार, बराबर। तो t2 टाइम इंस्टेंट की बात करूंगा तो फिर x2 बार, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गो अप टू x2, तो ये आ गया x2 बार। So what is the position vector of the particle at time instant t1? x1 bar. What is the position vector at time instant t2? x2 bar. करेक्ट। ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है इसके लेकर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मुझे पहले वेक्टर चाहिए, इसके लिए मैंने पहले वेक्टर बना लिया। वो क्या रहा है रियलिटी में, क्या हो रहा है रियलिटी में, बहुत सिंपल चीज है, पार्टिकल है वो जा रहा था सीधा सीधा, मैंने जब देखा टाइम इंस्टेंट को t1 बोल दिया और उसका पोजीशन देख लिया, उसको x1 बोल दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद t2 टाइम इंस्टेंट पे जो भी नया पोजीशन था उसको क्या बोल दिया, x2। वही मैंने लिख के दिया यहाँ पे, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट द पार्टिकल बी एट x1 at time t1 and x2 at time t2, let the position vector of the particle at time t1 is x1 bar and at time t2 is x2 bar। ये हमको चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अभी देखो हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको डिफाइन करना है सबसे पहला और बेसिक पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट, और यही डिस्प्लेसमेंट हम आगे जाके 2 डायमेंशंस में एक्सटेंड करेंगे। तो आइडिया ये होता है कि पहले तुम 1D के लिए, 1 डायमेंशनल मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पाथ लेंथ, वेलोसिटी सब डिफाइन कर लो, फिर उसको 2D पे लेके जाओ, क्योंकि सबसे बेसिक, सबसे सिंपल मोशन क्या है, 1D, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सबसे सिंपल है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, shortest distance, very good, very good। tell me in terms of vectors। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पार्टिकल था जो t1 टाइम इंस्टेंट पे 1 मीटर पे था अलोंग एक्स एक्सिस, और t2 टाइम इंस्टेंट पे 7 मीटर पे पहुंच गया अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 6। बराबर, क्या किया तुमने, क्या किया, मैंने एग्जांपल दिया कि इमेजिन द पार्टिकल वाज एट 1 मीटर along x-axis at time t1, it is at 7 मीटर along x-axis at time t2, what is displacement, तुमने क्या किया, 6 क्या किया, मतलब तुमने 7 - 1 किया। तो उसी को अभी वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, लुक एट डायग्राम, और मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t1 एंड t2, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम बिटवीन टाइम t1 एंड t2, x2 बार माइनस x1 बार, मतलब तुम दो पोजीशन वेक्टर को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और उसको बोलते हो डिफरेंस। तो डिफाइन कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। देखो लिखा है क्या, देखो क्या बोला, क्या बोला डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है? पढ़ो,
डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजिशन वेक्टर्स एट टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट between T1 and T2 is the difference between two position vectors at time instances T1 and T2 respectively। सिंपल, यही लिख के दिया, थोड़ा बहुत सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। SI यूनिट मीटर है, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन L1 लेंथ रेज़ टू 1। लिखो कैसे इसको, या तो इसको S बार बोल देना या डेल्टा R बार बोल देना, जो भी होगा, डेल्टा एक्स बार बोल दो। नोटेशन डिपेंड करता है बुक टू बुक। तो क्या आएगा, H2 बार माइनस X1 बार, क्योंकि ये वेक्टर है तो हर एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, X1 का डायरेक्शन क्या था, along x axis, X2 का डायरेक्शन क्या था, along x axis, X2 माइनस X1 करो, डायरेक्शन क्या होगा, along x axis। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ऑलवेज along लाइन ऑफ मोशन। व्हाट इज द लाइन ऑफ मोशन, x एक्सिस, बराबर। अगर y होता तो क्या करते, y2 माइनस y1, तो डायरेक्शन क्या आता, y। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज along लाइन ऑफ मोशन। गुड। तो ये था पहला बेसिक पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट, इसको तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हो, ओके। नंबर 2 इज पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ वापस से। इमेजिन एक पार्टिकल है जो पहले x इक्वल टू 1 मीटर पे था, वो गया x इक्वल टू 9 मीटर पे, फिर वहां से आ गया x इक्वल टू 7 मीटर पे, 1 से गया 9, 9 से गया 7, बराबर। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 1 से गया 9, 9 से आया 7, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज फाइनल पोजीशन 7 i कैप, इनिशियल क्या है 1 i कैप, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 7 i कैप माइनस 1 i कैप, मतलब कितना 6 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट में तुम हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल से माइनस करते हो, बराबर। 1 से गया था 9, 9 से आया था 7, तो फाइनल पोजीशन क्या है 7 i कैप, इनिशियल क्या है 1 i कैप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 7 माइनस 1 मतलब 6 i कैप, बराबर। व्हाट इज डिस्टेंस, चलो इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं, अब तुम बताओगे, यहाँ ध्यान दो, लुक एट माई मोशन, आई वॉज एट 1, आई गो टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 + 8 9 पे आ गया, बराबर हो गया 9। 1 से 9 कितना डिस्टेंस है 8 मीटर, फिर 8 और फिर 7, और कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना 2, तो टोटल कितना हो गया 10, बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना था 6 और डिस्टेंस कितना है 8। तो व्हाट इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो जब तुम पाथ लेंथ या डिस्टेंस की बात करते हो तो तुम पूरा ही डिस्टेंस को ऐड करते हो, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तुमको डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता उसमें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट में तुम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करते हो। तो जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया,
इस केस में डिस्प्लेसमेंट 6 था, लेकिन डिस्टेंस कितना था 10। तो पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस, path length is the total distance covered by a particle, by an object, covered by an object during its motion. इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। हाँ, शुरू शुरू में बहुत सिंपल लगता है, क्या डेफिनेशन कर रहे हो, जब क्वेश्चन आएगा तो समझेगा कि ये लगता है। तो फिर ध्यान दो, अभी ये पाथ लेंथ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, वैसे पाथ लेंथ क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, मीटर। तो डायमेंशंस क्या हो गए, L⁻⁴ और जो एग्जांपल मैंने बोला वो मैंने नोट्स में लिख के भी दिया है, सेम एग्जांपल लिख के दिया वहां पे। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, एंड पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस। ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हमको देखना है व्हाट इज स्पीड, फिर देखना है व्हाट इज वेलोसिटी। तो व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन 9, मतलब बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम फॉर विच द मोशन टेक्स प्लेस। अब ये फॉर विच द मोशन टेक्स प्लेस का क्या मतलब है, मैं सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज पार्टिकल 100 मीटर घूम के आया, टोटल 100 मीटर, 0 से 10 पे गया, 10 से कहीं और गया, फिर वहां से कहीं और गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और 100 मीटर घूम के आने में उसको 20 सेकेंड लग गए। तो व्हाट इज स्पीड, 100/20 मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो तुमने जो 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड कब से कब तक कैलकुलेट किया, जब जब से मोशन स्टार्ट और जब तक मोशन खत्म हुआ, बराबर। तुमने मोशन खत्म होने के बाद का टाइम काउंट किया था क्या, नहीं। तो इसके लिए बोलते हो, ऐसा बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। मतलब जितने टाइम तक मोशन था उतना ही टाइम लेना है, ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। सिंपल। व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट, चलो चलो तो लिख देता हूं मैं। तो स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम, तो व्हाट विल बी एसआई यूनिट, हाँ, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या आएंगे, L1T-1 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशंस आर L1T-1 सफिशिएंट। ये तीन प्रॉपर्टी सफिशिएंट है समझने के लिए, गुड। अब स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, कांस्टेंट स्पीड, भाई सही बोल रहे हो, मतलब बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। चलो ऐसा इमेजिन करते हैं कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आपने क्या किया, गाड़ी के एक्सीटर पे एक ईंट रख दी, क्या होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से भागेगा गाड़ी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांस्टेंट स्पीड।
सपोज वो कांस्टेंट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम ड्राइविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? हाँ, ओके, वेरी गुड। सो आई विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो मैंने अगर एक्सीलेटर को अटका के रख दिया तो मेरी गाड़ी का स्पीड हमेशा ही 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। तो पहले एक आवर में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50। अगले एक आवर में कितना ट्रेवल किया? 50। उसके अगले आवर में कितना किया? 50। उसके अगले आवर में कितना किया? 50। इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या डिफिकल्ट है इसमें? तो बहुत सिंपल है। इफ अ पार्टिकल if a particle covers और travels, एक ही बात है, covers equal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, it is said to have, it is said to have क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो हर एक सेकेंड 5 मीटर कवर करेगा। सिंपल सी बात है। नंबर टू, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? बताओ। गाड़ी का एक्सीलेटर घुमा दिया, क्या होगा? पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, अभी 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 90 हो गया। क्या हो रहा है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिफाइन कैसे करोगे? If a particle covers unequal distances in equal intervals of time, it is said to have non-uniform speed. तो बहुत ही सिंपल है ये। It is all very simple. If a particle covers, सिर्फ ध्यान होना चाहिए, बस वही नहीं है। If a particle covers unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, it is said to have non-uniform speed. It is said to have non-uniform speed. Non-uniform speed. Number three. Number three is average speed. What is the meaning of average speed? What is average speed? बताओ बताओ। What is average speed? Average is average. So what is average? तुमने स्पीड को जनरली कैसे डिफाइन किया था? It is the path length ratio of path length to that of time for which the motion takes place. वो डेफिनेशन एक्चुअली हमेशा एवरेज स्पीड का होता है। तो ये जनरल जनरल डेफिनेशन है। तुमने जब डिफाइन किया ना स्पीड को, ये जनरल डेफिनेशन था। इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टोटल टाइम ऑफ मोशन। अब रुको जरा, रुको, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ज्यादा सिंपल लग रहा है ना आप लोगों को? अभी अगला क्वेश्चन का आंसर आप करोगे आप। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टोटल टाइम फॉर विच द मोशन टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब बेसिकली एवरेज स्पीड, उसको मैं लिखूंगा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, गुड, ओके। अभी एवरेज स्पीड से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय एवरेज। सपोज अभी 6 हो गए हैं पूरे,
इमेजिन अभी आपको बोला कि यहाँ से तुम नासिक के लिए निकलो, 150 किलोमीटर है यहाँ से, और मान लेते हैं कि आपको 3 घंटे लग गए जाने में, मतलब तुम 9 बजे पहुंचे। व्हाट इज द स्पीड? मैंने बोला कि 6 हुए, यहाँ से तुमको नासिक जाना है, टेक योर व्हीकल एंड गो, और आप शार्प 9 बजे नासिक पहुंच गए, मतलब 3 घंटे लग गए। डिस्टेंस 150 किलोमीटर का मान लेते हैं, 150 किलोमीटर का, तो तुम्हारा स्पीड कितना था? अरे, नो डिस्कशन अलाउड। 50 किलोमीटर पर आवर। ये होता है कि जब आप ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 150 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना था? 3 आवर। तो तुमने क्या किया? 150/3 मतलब 50। लेकिन आपने ये सोचा कि हम लोग कहीं पे टोल भरने के लिए गाड़ी रुकाई होगी, कहीं पे पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुकाई होगी, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आया होगा, कहीं पे भूख लगी होगी। तो तुमने क्या किया? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम में डिवाइड कर दिया। तो एवरेज स्पीड में तुम पूरा मोशन खत्म होने के बाद कैलकुलेशन करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मोशन खत्म हो गया, फिर तुमने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लग गया, फिर उसको बोलते हो एवरेज। और एवरेज को हम लोग हमेशा, याद रखना ये नोटेशन का पार्ट है, एवरेज को हमेशा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं। ओके, डेल्टा, कैपिटल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बराबर। तो ये नोटेशन दिया होगा, एवरेज स्पीड में यही लिखा होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डेल्टा एस जो भी बोलना होगा। एस कब यूज करते हो? जब तुमने डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पेसिफाई नहीं किया, तुमको नहीं पता कि तुम एक्स में जा रहे हो कि वाई में जा रहे हो कि तुम जेड में जा रहे हो, तो इन जनरल हम लोग एस बोलते हैं। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन पता होगा तो मैं एक्स या वाई या फिर जेड लिखूंगा, डेल्टा एस, डज नॉट मैटर। ओके, क्लियर, बराबर। तो 6 बजे निकले, 9 बजे पहुंच गए, 150 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रैवल कर लिया, तो आपका जो भी स्पीड था और वो हो गया एवरेज स्पीड। सपोज सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि एग्जैक्टली 7:30 बजे, मतलब एग्जैक्टली 1.5 घंटे के बाद मेरा स्पीड कितना था, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस। मतलब जब आप स्पीड की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करते हो, उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। और नॉर्मली जब तुम बोलते हो ना स्पीड, जब तुम नॉर्मली फिजिक्स में सिर्फ स्पीड ये वर्ड भी बोलते हो, तो तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते चलाते सडनली गाड़ी के आगे एक स्पीडोमीटर होता है जो आपको बताता है कि तुम्हारा स्पीड क्या है। तो गाड़ी चलाते चलाते सडनली ध्यान गया और मुझे देखा 45 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है? एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे है। उससे पहले कुछ और होगा, उसके बाद में कुछ और होगा, हो सकता है सेम हो सकता है नहीं भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ब्रेक मार दिया, अगले ही सेकंड में 40 हो गया, तो जो अगले इंस्टेंट पे स्पीड है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब द स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अगला डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और याद रखना ये सारे चीजें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब सब काम में आएगा। नहीं तो मैं डेफिनेशन क्यों बताऊंगा, मेरा भी तो टाइम वेस्ट होता है ना, लेकिन काम में आएगा ना ये। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज द स्पीड of an object at a particular instant of time, at a particular instant of time। तो जनरली जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, और नोटेशन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। सिर्फ नोटेशन क्या है समझ लो, वो मैथ्स में तुम कवर करोगे बाद में, सिर्फ नोटेशन समझ लेना है तुमको। नोटेशन लिखकर इसका और एक डेफिनेशन भी है, इसको तुम बोलते हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड
is the limiting value is the limiting value of average speed. अब ये लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है वो भी बताता हूं मैं. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड तो सिर्फ अभी इसको मैथ्स लगता है, लेकिन सिर्फ अभी बेसिक आइडिया समझ लो कि लिमिट का मतलब क्या है. हमको डिटेल नहीं चाहिए अभी. सिर्फ यहाँ पे नोटेशन आने वाला है, इसके लिए बता रहा हूँ. तुमको नहीं भी समझा तुम छोड़ सकते हो, ये सिर्फ नोटेशन का पार्ट है, सिर्फ नोटेशन का पार्ट है. एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन ए से हमने स्टार्ट किया था और हम लोग बी तक गए. इमेजिन तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ए टू बी. टोटल डिस्टेंस में बोलता हूँ डी. टोटल टाइम कितना लग गया, लेट अस से टी. व्हाट इज एवरेज स्पीड, डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन ऐसा मुझे बाद में लगा कि मुझे पता करना है कि जब मैं सी पॉइंट पे था, या मैं जब डी पॉइंट पे था, या मैं जब ई पॉइंट पे था, तब मेरा स्पीड कितना था, तो मेरे को पता करना. तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. हम लोग काम करेंगे, ए और बी पे अगर मुझे वैल्यूज पता है टाइम की और डिस्टेंस की, तो हम लोग टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे. एग्जाम्पल, 6 बजे निकले, 9 बजे पहुंचे. 6 बजे और 9 बजे ये दो टाइम के इंस्टेंस है. टाइम इंटरवल कितना है, 3 आवर का. मुझे अगर 7:30 बजे स्पीड निकालना है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, 6 से 6:30, 9 से 8:30, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, वहां से पीछे आ रहा हूँ. ऐसा करते 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 टाइम इंटरवल क्या करेंगे, छोटा करेंगे. कब तक छोटा करेंगे, जब तक आप उस टाइम इंस्टेंट में, मतलब 7:30 बजे तक नहीं आए तब तक. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ता है, स्मॉल करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, स्मॉल करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, स्मॉल करना पड़ता है. इसको लिखते कैसे हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिटिंग वैल्यू. तो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वी, ये है लिमिट. किसका लिमिट है, ये एवरेज स्पीड का लिमिट. क्योंकि मैंने बोला ही है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड. लेकिन तुम लिमिट कैसे ले रहे हो, टाइम इंटरवल को क्या कर रहे हो तुम, छोटा. कितना छोटा, जब तक टाइम डिफरेंस क्या नहीं हो जाए. 6 से आगे जा रहे हो, 9 से पीछे आ रहे हो. 6 की जगह पे 6:30, वहां से 8:30, यहाँ से 7, वहां से 8, यहाँ से 7:30, वहां से भी 7:30. मतलब तुमने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, 0. क्योंकि मुझे स्पीड का वैल्यू कब चाहिए था, 7:30. तो मैंने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, 0. तो कैसे लिखते हो उसको, डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो ये सिर्फ नोटेशन का पार्ट है, मैं अभी बता रहा हूँ. फिजिक्स में तुमको ये फिलहाल तो लगने नहीं वाला है, लिमिट्स तुमको लगने नहीं वाला फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ये सिर्फ नोटेशन का पार्ट है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए कि जब मैं बोल रहा हूँ स्पीड, तो मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ कि मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ. इसके लिए लिखने का तरीका है ये. तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. एवरेज स्पीड क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. अब हम लोग क्या करते हैं, जब तुम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के आगे लिमिट लिखते हो ना, तो तुम डेल्टा डेल्टा हटा के लिख देते हो डी एस बाय टी. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझे डिनोट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, डी एस बाय डी टी. और एवरेज करना है तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. तो सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है. जब भी तुमको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी दिखेगा, तो तुम एवरेज की बात कर रहे हो, नहीं तो तुम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो. क्लियर यहाँ तक, राइट. व्हाट इज स्पीड, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, राइट. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. उसके 4 टाइप है. एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म, एक है एवरेज, एक है इंस्टेंटेनियस. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है द पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एवरेज का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वैल्यूज के लिए मोशन खत्म होने के बाद ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इट इज अ वैल्यू ऑफ स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब मोशन चल रहा है तब उस इंस्टेंट पे स्पीड कितना था, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. वैसे ही अभी आप डिफाइन करोगे वेलोसिटी को, तो अगला डेफिनेशन आएगा वेलोसिटी. जैसे
तुमने स्पीड डिफाइन किया, तुमने स्पीड कैसे डिफाइन किया जनरली, कैसे डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ क्या है, स्केलर है, टाइम भी क्या है, स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर क्या बन गया, स्केलर। तो जब पाथ लेंथ अपॉन टाइम लिखा तो क्या बोला, स्पीड। अभी तुमको क्या डिफाइन करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेक्टर है कि नहीं। तो पाथ लेंथ का वेक्टर एनालॉग कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी is the ratio of displacement to that of time for which the motion takes place। वो तो अभी तुमको पता ही होगा, क्लियर। तो सब कुछ सेम ही है, जैसे तुमने यहाँ डिफाइन किया, जैसे वहां डिफाइन किया। तो स्पीड की जगह पे लिखोगे वेलोसिटी, पाथ लेंथ की जगह पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर जैसे हमने तीन प्रॉपर्टी लिखे हैं, वहां पर भी तीन प्रॉपर्टी आएगी। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशंस क्या है, L1 T-1। गुड। जैसे चार टाइप के स्पीड्स थे, वैसे ही चार टाइप्स के वेलोसिटीज है। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, नंबर वन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपने यूनिफॉर्म स्पीड कैसे डिफाइन किया था, when a particle covers equal distances in equal intervals of time। yes, तुमने डायरेक्शन कहीं पे भी स्पेसिफाई किया नहीं, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। तो अभी आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बोलना पड़ेगा। सो व्हेन द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, या तो फिर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में हर बार सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी सेम कवर हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो डिफाइन करना इज वेरी सिंपल। तो इफ अ पार्टिकल covers equal distances equal distances in equal intervals of time without change in direction, या फिर in the same direction without change in direction, is known as uniform velocity। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, इमेजिनेशन में आपको बहुत आसान जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट अस से सपोज आई एम अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग मोशन। सपोज मैंने पहले एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मेरा स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया था। अब आ जाते हैं वापस से उसी एग्जाम्पल पे। मैंने एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मैंने अगले एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मैंने अगले एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मेरा स्पीड सेम है कि नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं, स्पीड इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नो, मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले मैं हर बार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करा था, सेम डायरेक्शन में। तो मेरा स्पीड भी यूनिफॉर्म था, मेरा वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म था। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, उसमें मैंने हर एक सेकेंड में, मतलब इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया, मतलब मेरा स्पीड तो यूनिफॉर्म था, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया था। तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करते आना चाहिए अब। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करने के भी दो तरीके। नंबर वन, तुम बोलोगे इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम with change in direction, then it is said to be non-uniform velocity। ओके, तो
if a particle covers equal distances in equal intervals of time with change in direction is known as non-uniform velocity. ओके, तो मैंने गलती से क्या किया, मैंने पूरा का पूरा उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, मुझे कॉपी करना चाहिए था। हाँ वेरी गुड। आदत नहीं है ना कॉपी करने की, तो इसके लिए ऐसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पुअर जोक्स। तो ठीक है, पढ़ो। और एक तरीका है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करने का। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैंने पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने अगले सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, जैसा इफ अ पार्टिकल कवर्स unequal distances in equal intervals of time without change in direction। तो पहले केस में डायरेक्शन चेंज हुआ, दूसरे केस में डिस्टेंस चेंज हुआ। तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, और if a particle covers unequal distances in equal intervals of time without change in direction, या फिर दोनों भी चेंज होंगे। So when a particle covers unequal distances in equal intervals of time with change in direction, then it is said to have non-uniform velocity। ये यहाँ तक पक्का पक्का। तो अभी बचा हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, को हम लोग कल डिफाइन कर लेंगे।